नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों अब मानसून भी इस बार जल्दी आ रहा है और जो अब सीज़न आ रहा है वो धान की बिजाई का आ रहा है। जैसा कि हमने पहले आपको वायदा किया था कि धान की बिजाई से संबंधित हम आपको एक पूरी सीरीज़ देंगे। अभी कुछ लोग जो नर्सरी से बिजाई करते हैं वो नर्सरी का रोपण कर रहे हैं, और हमने एक नया जो आपको बताया था DSR विधि यानी कि धान की सीधी बिजाई, और सीधी बिजाई से संबंधित वीडियो हम आपको आज देने वाले हैं। किस विधि से किस तरह से आप धान की सीधी बिजाई करें और क्या लाभ होगा उससे, और आपकी जो नर्सरी के द्वारा यानी कि रोपण के द्वारा जो आप धान की खेती करते हैं उसमें, और सीधी बिजाई के द्वारा आप अगर धान की खेती करते हैं तो क्या अंतर है, क्या लाभ होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जो किसान भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को दबा करके आप इस बात को इंश्योर कर लें कि अब धान से संबंधित पूरी सीरीज आने वाली है। समय समय पर हर प्रकार की समस्या का समाधान भी आपको करते रहेंगे। तो जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए उस बेल आइकन को दबाना जरूरी होता है। और आपका प्यार दुलार आलू के लिए बना रहता है, तो आलू के साथ साथ हम धान की भी आपको संपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। किसान भाइयों, ये चैनल स्पेशली आलू किसानों का बनकर रह गया है। हालांकि मेरा उद्देश्य था कि कम से कम रसायनों का प्रयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक की तरफ बढ़ें और जहर मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़ें, और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न युक्तियों को जो है आपस में एक दूसरे के साथ साझा करें, और वही काम हम साथ साथ करते रहेंगे। तो उसी संदर्भ में किसान भाइयों, गवर्नमेंट इस विधि को जो है प्रोत्साहित भी कर रही है। हमारे एक पूर्व कृषि निदेशक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली के डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। उन्होंने सीधी बिजाई पर एक बहुत अच्छा, पिछले साल भी कुछ किसानों को पहली बार प्रयोग किया था, और उन्होंने उन किसानों पर जा करके जानकारी की थी कि उनका कितना लाभ हुआ, कैसी फसल है, और आप उस फसल को भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ भी बात करने से पहले आपको सीधी बिजाई करने वाले किसानों क्या कहते हैं, किसान डॉक्टर साहब उनसे मिलकर आए थे, डॉक्टर साहब ने उनका इंटरव्यू लिया था पूरा, वो आप पहले देख लीजिए। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे बिजाई करनी है, क्या क्या सावधानी रखनी है, कौन सा हमें बीज प्रयोग करना है। किसान भाइयों, विशेष तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पूसा अनुसंधान केंद्र है उसने 2 किस्मों को सीधी बिजाई के लिए पिछले साल प्रयोग के लिए दिया था। पिछले साल काफ़ी किसानों ने किया था, उनका वीडियो भी है ये, और वो किस तरह से खरपतवार नाशी जो दवाओं का हम प्रयोग करते हैं उसका असर भी उन पर नहीं पड़ता, उनके लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न किए हुए वो हैं। इसमें हैं ये पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1979। इन दोनों पर उन दवाओं का असर नहीं होता है, तो आप बड़े निसंकोच होकर इस दवा का हम स्प्रे करके खरपतवार का समाप्त कर सकते हैं फसल में। पहला फायदा तो ये होगा सबसे बढ़िया। दूसरा, इसकी बुवाई का जो समय है वो जून के पहले सप्ताह से 15 जून तक का बहुत अच्छा समय है, और इसकी जो समयावधि है वो 1985 जो किस्म है वो 115 दिन की है, और 1509 का एडवांस वर्जन है ये, और जो 1979 है वो 140 दिन की है, और वो 1121 का बढ़िया एडवांस वर्जन है। तो आइए पहले तो हम बात कर लेते हैं उन किसानों से जिन किसानों ने पिछले साल इसको जो है बोया था, और उन्होंने क्या लाभ, उसकी फसल भी देख लीजिए, और क्या कैसी फसल है और कितने उत्पादन की उनको उम्मीद है। तो ये देख लीजिए सबसे पहले। पीछे जो फसल है वो 1979 की फसल है। हाँ जी, 1979। और ये धान की सीधी बिजाई आपने की है। हाँ जी। इसमें कतार से कतार की दूरी कितनी आपने मेंटेन की? 7 इंच 7 इंच कतार से कतार, और जो पौधे से पौधे की दूरी भी वो भी इतनी है। तो ये कैसे पौधे से पौधे की दूरी कैसे मेंटेन करते हैं? इसलिए कोई विशेष सीजन का प्रयोग करते हैं? BBC की मशीन है जी। BBC की मशीन से आपने प्रयोग किया है। हाँ जी। तो इससे जो है पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी दोनों बरकरार रहती है। फसल आपकी बहुत अच्छी लग रही है, और इसमें आपने इमिजाथापेर या परशुट का छिड़काव किया था, वो बुआई के कितने दिन बाद किया था? वो लगभग किया था जी हमने 30 दिन के बाद। 30 दिन बाद आपने किया? उगाया थोड़ा घास उगाया था, लेकिन घास आमतौर पे हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि 20 दिन के अंदर इसका छिड़काव हम कर दें। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर घास मान लीजिए देर से आई है
या उसके 2 पत्ती की जब अवस्था हो जाती है खरपतवार की, उसमें उसका छिड़काव करते हैं तो वो 20 से 25 दिन के अंदर आमतौर पर छिड़काव सही समय पे करेंगे तो नियंत्रण बहुत अच्छा होगा। कैसा लगता है आपको उस दवा के छिड़काव से इसमें खरपतवार का नियंत्रण बहुत अच्छा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया कंट्रोल हुआ है और कोई खरपतवार आपके खेत में नहीं दिख रहा है। फसल भी बहुत अच्छी लग रही है और धान की सीधी बिजाई में इसमें क्या आपका अनुमान है, इससे कितनी पैदावार आपको मिलेगी? ये तो पहली बार लगाई है ये बड़ी रोपा जी, इस पर पहली बार लगाई, लेकिन फसल तो देखते हैं 1121 हमेशा लगाते रहे हैं आप जो है, और ये 1121 का सुधार है, तो इसको फसल को देख के क्या लगता है आपका अनुमान? ये तो लगभग 24 क्विंटल के बार कहूँगा। 24 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार इसमें आएगी। अगर धान की सीधी बिजाई में 1121 की पैदावार 24 क्विंटल आ जाती है तो बहुत अच्छी इसको हमको मानना चाहिए, क्योंकि 47 की लगी। कितने एकड़ में लगाई है आपने? ये 30 एकड़ में लगी है। 30 एकड़ में इन्होंने 1847 की फसल लगाई है। बहुत ही अच्छी फसल है और इसमें बीमारी के कोई लक्षण कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। उत्तम सिंह जी, आपको क्या लगता है इसमें जो है कितनी पैदावार आपको आएगी 1 एकड़ में? लगभग 30 क्विंटल के हर बार 30 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार आएगी। आपने जो पत्ती, जैसा कि आप जानते हैं कि यह किस्म विशेष रूप से पत्ती के झुलसा और झोंका रोग, जो ब्लास्ट की बीमारी होती है, और बैक्टीरियल ब्लाइट, इसके लिए रोगरोधी किस्म है। ये दोनों बीमारियां इसमें नहीं आती हैं। तो आपको कोई समस्या इसमें ब्लाइट और ब्लास्ट की तो नहीं दिखी? नहीं दिखी। उसके लिए कोई छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। इससे जो है आपके जो दवा में खर्चा आता था पहले, जैसे गर्दन तोड़ आती थी और किस्मों में बहुत ज्यादा उसमें दवा छिड़कनी पड़ती थी और काफी खर्चा आता था, वो आपको नहीं करने की आवश्यकता पड़ती इसमें जी। तो कुल मिला के कैसी लगती है आपको ये किस्म जो है? बढ़िया है भाइयों। तो ये जो धान की सीधी बिजाई है, इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है वो किसानों को जो रोपाई में खर्चा आता था, नर्सरी में जो अलग से खर्चा आता था, नर्सरी की देखभाल अलग से करनी पड़ती थी, उस सब से बचा जा सकता है। तो 4 से 7 हज़ार रुपये का जो खर्चा नर्सरी में हम लगाते थे, वो उस खर्चे से आप बच सकेंगे। दूसरा जो है, सीधी बिजाई से समय की बचत होगी और सबसे बड़ा खर्चा है पानी की बचत होगी किसान भाइयों। पानी का 30 से 35% पानी, क्योंकि पानी महत्वपूर्ण चीज़ है और धीरे धीरे हम जमीन को दोहन करके जो पानी को निकाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम प्राकृतिक संपदा का दोहन तो कर ही रहे हैं, तो उसकी बचत करना बहुत आवश्यक है। तो 35% पानी की बचत हो जाती है। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो रोपाई के द्वारा हम फसलों की का रोपण करते हैं, धान की खेती करते हैं, उसमें 35 से 40% ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव पड़ता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो उससे भी हम फायदा ले सकते हैं, यानी कि पर्यावरण को नुकसान से भी बचा सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोक सकते हैं। तो ये करीब 26 से 30 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार पिछली बार किसानों ने इन दोनों किस्मों से ली है। तो ये भी नहीं कह सकते आप कि सीधी बिजाई से, जो लोगों में भ्रांतियां वो ये है कि सीधी बिजाई से पैदावार कम आती है, नुकसान हो जाता है, फसल मर जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन सीधी बिजाई का मतलब ये नहीं कि जहाँ पर सरसों की खेती होती है उन खेतों में भी आप इसकी बिजाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम आप उन्हीं खेतों में इनकी बिजाई कर सकते हैं जिनमें धान की खेती के उपयुक्त भूमि है ना। बिल्कुल आप रेतीली भूमि में करेंगे तो पानी लगा के ही थक जाएंगे, तो उस भूमि में इसकी बिजाई नहीं करेंगे। तो बिजाई करने के लिए सबसे बड़ी जो समस्या थी खरपतवार की सीधी बिजाई में, उसका समाधान ढूंढ लिया है और इन दोनों किस्मों में एक स्पेशल खरपतवार बनावासी दवा है इमाइज़ेथापर। और इमाइज़ेथापर का जो है उसके असर इनके पौधों पर नहीं होता है, तो उसको छिड़काव से इसके पौधों में उगने वाली खरपतवार का विनाश हो जाता है। तो आसानी से किसान भाई इसका उत्पादन कर सकते हैं धानों का। सबसे पहले तो आपको खेत की तैयारी वैसे ही करनी है जैसे गेहूं की फसल काटने के बाद गहरी जुताई। हमने पहले ही बता दिया था 15 दिन 20 दिन पहले, जब ठीक ठाक गर्मी पड़ रही थी, कि भाई गहरी जुताई कर दीजिए आप। तो गहरी जुताई करने के बाद आपने छोड़ दिया होगा, अब उसमें से काफ़ी मात्रा में फंगस भी समाप्त हो जाए। हालांकि इस बार बीच बीच में बारिश होती रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो ताप के कारण फंगस का विनाश होता है उस पर ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन फिर भी पहले गहरी जुताई करके डाल दी जाती है। 2 तरह से करी जाती है, एक तो ड्राई DSR विधि और एक वेट DSR विधि। किसान भाइयों, सबसे पहले जो कोई भी विधि हम कर सकते हैं, दोनों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कोई भी फसल को करने से पहले बीजों का उपचार करना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं बीज की मात्रा कितनी चाहिए सीधी DSR विधि से बिजाई के लिए। तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके बाद इसका उपचार करना चाहिए किसान भाइयों। उपचार के लीजिए ये 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 10 लीटर पानी में डाल दें, और इसके साथ साथ इसमें 20 ग्राम बाइवस्टिन
डाल करके और इसमें बीजों को डाल दें, और बीजों को डालने के बाद इसको 24 घंटे के लिए ऐसे ही रख दें। 24 घंटे बाद पानी में से बीजों को निकाल करके सुखा लें, और सुखाने के बाद ये बिजाई के लिए तैयार है बीज। किसान भाइयों, नर्सरी में थोड़ा कुछ अलग था, तो ऐसा नर्सरी की तरह आपको अंकुरण नहीं करना है इसमें, तो इनको सुखा के सीधी बिजाई करनी है। दूसरी बात किसान भाइयों, यहाँ पर जो लोग पिछले साल के अपने बीजों का दोबारा बीजारोपण करना चाह रहे हैं, दोबारा बुवाई करना चाह रहे हैं, वो लोग इससे पहले 10% नमक के घोल में बीजों को डाल करके थोड़ी देर रहने देंगे। तो जो हल्के बीज होंगे, जो बिजाई के लिए उपयुक्त नहीं होते, वो ऊपर आ जाते हैं, उनको छान कर निथार के अलग कर लेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से धोने के बाद उसको फिर बीज उपचार करने के बाद सुखा लेंगे, और ये अब ये बिजाई के लिए तैयार हैं। तरबतर को लेते हैं पहले। तो तरबतर में क्या करना है, बुवाई से एक हफ्ता पहले पलेवा लगा देना है खेती में। अच्छी तरह से पलेवा लगाने के बाद उसको जब वो नमी उसके अंदर उपयुक्त नमी रह जाए, यानी कि खेत जुताई को आ जाए, एक हफ्ते बाद लगभग आ जाते हैं, गर्मी में जल्दी आ जाते हैं, और उसके बाद ठीक तरीके से उसकी जुताई कराने के बाद उसकी लेवलिंग कराना आवश्यक है। सीधी विधि से, जो बिजाई DSR विधि से बिजाई करने के लिए खेत को समतल होना आवश्यक है, नहीं तो आपको जब सिंचाई करेंगे उस समय समस्याएं आएंगी। तो लेवलर से या तो पहले करा लें या उसके बाद करा लें। किसान भाइयों, यहाँ पर कुछ खादों का मैं प्रयोग आपको बताऊंगा, जिसमें DAP और पोटास और आपका जो है जिंक। तो जिंक का प्रयोग आप पहली जुताई में, जब आप जुताई कर रहे हैं, जब आप पलेवा के बाद जुताई करें, तो जिंक सल्फेट आप डाल दें। DAP के साथ जिंक सल्फेट का प्रयोग एक साथ कभी नहीं करना। जिस तरह से हम आलू में सावधानी बरतते थे, उन्हीं सावधानी को यहाँ पर भी ध्यान रखना है। इसके बाद किसान भाइयों, जुताई करने के बाद इसके लिए स्पेशल मशीनें आती हैं। तो अगर आपके पास मशीन की उपलब्धता नहीं है, तो आप अन्य विधियों से भी इसका जो है बिजाई कर सकते हैं। वैसे तो जो किसान हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार मशीनों की व्यवस्था कर लेते हैं, तो उससे मशीनों से इसकी जो है बिजाई की जाती है। लेकिन उसमें जो खाद और उर्वरक है, उनकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसके लिए DAP आपको 50 kg प्रति एकड़ लेना है। म्यूरेट ऑफ पोटास आपको 40 kg प्रति एकड़ लेना है, और इसमें आपने जिंक सल्फेट पहले ही जुताई में आपको डाल देना है 10 से 15 kg प्रति एकड़। अगर किसान भाइयों आपकी भुरभुरी भूमि है, तो उसमें आप फेरस सल्फेट 15 से 20 किलो प्रति एकड़ फेरस सल्फेट का भी प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर पीलापन आता है या जो है, तो फेरस के कारण पीले धब्बे आते हैं, तो उसमें फेरस सल्फेट का भी प्रयोग करेंगे। खादों का उसके ये जो बिजाई के लिए जो प्रमुख खाद हैं, वो इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद कतार से कतार की दूरी जो है 8 से 10 इंच रखनी है, और पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 इंच रखनी है। इस तरह की व्यवस्था करके, और जो इसमें हम दो तरह से मैंने बताया, ड्राई विधि से अगर हम बिजाई कर रहे हैं तो 1 इंच गहराई पर बिजाई करनी है, और हम वेट विधि से, यानी कि पहले पलेवा लगा के पानी लगा के तब बिजाई कर रहे हैं, तो 1.5 इंच तक गहराई रखनी है बीज की। तो जैसे ही बुवाई हो जाए, तो इस बुवाई में अगर आपने पलेवा के बाद बुवाई की है, तो उसके 48 घंटे में या किसी मशीन में साथ के साथ ही व्यवस्था होती है। आजकल ड्रोन से भी बुवाई की जा रही है कतार से कतार में, तो आप जो भी आपके पास सुविधा हो बुवाई कर सकते हैं। उसके 24 से 48 घंटे में इस दवा का छिड़काव करना है। 1200 से 1500 ml दवा का प्रयोग निकला है 250 लीटर पानी में, और एक छिड़काव कर देना है एकड़ के हिसाब से। और इसका छिड़काव करने के ये 24 से 48 घंटे में आप इसका स्प्रे कर देंगे। उसके बाद किसान भाइयों 20 दिन के बाद, 20 से 22 दिन के बाद पहला पानी लगता है, और पहले पानी लगने के बाद जब आपके उसमें पैर चलने लगे, तब पुनः आपको एक दवा का स्प्रे करना पड़ेगा। फिर से एक बार इमाइज़ेथाइपर दवा का फिर से एक बार इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी खरपतवार की समस्या समाप्त हो जाएगी, और जो खेती है, जो फसल है, उसी तरह से लहलाएगी। आप 20-22 दिन बाद पता ही नहीं कर पाएंगे कि रोपण विधि से की है या सीधी बिजाई विधि से इसकी जो है बिजाई की गई है। तो ये एक बहुत सरल और सुगम विधि है, इससे लाभ भी है किसानों को। तो इससे आप जो है दवा का जो है स्प्रे करके और इस तरह से बिजाई करके फसल का उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, पलेवा लगाने के बाद जो आपने बिजाई की, जिसको आप कह रहे हैं कि वेट DSR विधि, उसमें 10 दिन बाद अंकुरण हो जाता है। और एक और इसका दूसरा तरीका ये है
कि आप पहले खेत को तैयार कर लिया, आपने लेबर लगवा लिया या गोबर की खाद जो उससे पहले डाल ली, वो सब तैयारी तो वही करनी है जो जैसे हम करते थे। उसके बाद बिना नमी के ही सूखे खेत में बिजाई कर दी और उसके बिजाई करने के 24 घंटे बाद या अगले दिन संग ही संग पानी लगा देते हैं आप। पानी हल्का पानी लगाया जाता है। तो हल्का पानी लगाने के बाद और उसमें भी आपको जब पैर चलने लग जाते हैं तब दवा का स्प्रे करना होता है। इसमें अंकुरण थोड़ा जल्दी हो जाता है। अंकुरण 6 से 8 दिन में अंकुरण हो जाता है और अंकुरण होने के साथ साथ खरपतवार का भी अंकुरण होता है। तो इन दोनों किस्मों पर पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1979 इन किस्मों पर इमिजाथाइपर दवा का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए प्रतिरोधी है। तो इसमें जब अंकुरण हो जाए तो तब उसके बाद इसका स्प्रे किया जा सकता है तो खरपतवार जो है नष्ट हो जाती है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आपने सूखे में बिजाई की है उसको थोड़ा ऊपर रखना है, यानी करीब 1 इंच पर बिजाई करनी है और जब गीले में बिजाई करनी है वो 1.5 इंच पर उसको रखने के करना है। इसमें जो मुख्य अंतर ये है कि तरबतर विधि में बीज का अंकुरण जो होगा वो खरपतवार पहले ही अंकुरित हो जाएगा और अगर पहले आपने इसमें कोई दूसरी किस्म का धान बोया था तो वो भी कुछ अंकुरित हो जाएंगे और जुताई में वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ हद तक खरपतवार तरबतर विधि में नष्ट हो जाती है, जबकि सूखी विधि में एक साथ खरपतवार निकलती है। हालांकि इसका उपचार इन दोनों किस्मों में है। आप इमिजाथाइपर का प्रयोग करते हैं तो खरपतवार की चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो खरपतवार नष्ट हो जाएगी। तो आप कोई सी भी विधि से बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो पलेवा लगाने के बाद कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा नमी में बिजाई हो जाती है तो एक पपड़ी पड़ने का डर खतरा बना रहता है। अगर किसी कंडीशन में आपको लगता है कि आपके खेत पर थोड़ा हल्की पपड़ी बन गई है तो उससे अंकुरण में समस्या आ सकती है, तो हल्का जो है पानी आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये सावधानी रखनी है। अब किसान भाइयों, इसमें जो समस्या खरपतवार नियंत्रण की है वो मैंने आपको बता ही दिया। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों को ये बीज अगर उपलब्ध नहीं होता है 1509 या 1121 या पुराना अपनी परंपरागत तो अन्य भी बीज हैं बहुत सारे किसान भाइयों जो खेती इसके लिए जो और भी बीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि जल्दी अपनी फसल का 120 दिन के आसपास की जो इनकी फसल है उसमें PB 1728 है, PB 1509 है, PB 1401 है। ये इन बीजों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें इमिजाथाइपर दवा का प्रयोग नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो इनका भी आप प्रयोग इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा HKR 48 है, ER 126 है और PB 1692 है, PB 1847 है। ये किस्में 108 से 120 दिन की है, तो इनका भी आप जो है सीधी बिजाई में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ध्यान वही रखना है, इनमें जो परंपरागत हम दवाओं का प्रयोग करते थे उसमें आप बिजाई के 48 घंटे बाद जो है दवा का प्रयोग करेंगे पेंडामिथाइलिन का। वो दवा जो पेंडामिथाइलिन के साथ एक और दवा है उसका प्रयोग कर सकते हो आप, नॉमिनी गोल्ड। पेंडामिथाइलिन का प्रयोग तो आप बिजाई के तुरंत बाद 48 घंटे बाद आप कर दीजिए। उसके बाद 20 से 22 दिन बाद जहां हम इमिजाथाइपर का प्रयोग करते थे उसके स्थान पर नॉमिनी गोल्ड, इसका जो साल्ट है नॉमिनी गोल्ड में वो बिस्पायरी बैक सोडियम होता है। इसके साथ एक और 8 ग्राम, ये तो लेनी है आपको 250 ml, और इसमें 8 ग्राम दवा मिलानी है, एलमेक्स करके दवा आती है, वो दोनों को मिला करके 20 से 22 दिन पर 250 ml पानी के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। इससे किसान भाइयों 26 से 30 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार होगी और आपकी फसल बेहतरीन होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।